आम आदमी पार्टी के प्रदेश युवा उपाध्यक्ष कौशल ततारपुर ने पृथला विधायक नंदपाल रावत सहित भाजपा सरकार पर किया बड़ा प्रहार। भाजपा को दिया टोल टैक्स जजिया कर वाली सरकार करार, बोले इंडिया गठबंधन से घबराई भाजपा, नित मोदी सरकार कर रही है जाति धर्म की राजनीति। विधायक जी की तो सुविधाओं को लेकर तो जनता ने विधायक जी को नहीं चुना था। वो तो एक उनका इमोशनल टच था, उनकी टिकट कटी इसलिए लोगों ने भावनात्मक रूप से उनको चुना था। इमोशनल टच था, उनकी टिकट कटी इसलिए लोगों ने भावनात्मक रूप से उनको चुना था। तो टोल टैक्स वाली सरकार ही का बल्कि जजिया कर, तो टोल टैक्स वाली सरकार ही का बल्कि जजिया कर, तो टोल टैक्स वाली सरकार ही का बल्कि जजिया कर, क्योंकि 9 साल से प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। उससे पहले तो इनके दिमाग में बात नहीं आई। अब इंडिया से बदल के भारत कर लो, रहेगा तो भारत ही। हम तो सबसे जब भी कहीं बोलते हैं भारत माता की जय पहले बोलते हैं। हमारे लिए तो भारत भी वही है, इंडिया भी वही है। इनके लिए अलग होगा, इनकी नजरों में अलग होगा। हमारे लिए तो इंडिया भी वही है, भारत भी वही है, तो हमारा हिंदुस्तान भी वही है, देश भी वही है। उतना ही प्यार हमें भारत सबसे है, उतना ही इंडिया सबसे है। बात की जाए पृथला विधानसभा की जी, आम आदमी पार्टी की किस तरीके की तैयारियां पृथला विधानसभा क्षेत्र में चल रही है? देखिए, आम आदमी पार्टी पूरे प्रदेश के अंदर एक विकल्प के तौर पर उभर कर आ रही है। जहाँ तक पृथला विधानसभा क्षेत्र की मैं बात करूँ तो अभी हम लोगों ने एक बिजली आंदोलन हम लोगों ने किया। उस बिजली आंदोलन के तहत आम आदमी पार्टी के नेतागण गांव-गांव गए। मैंने खुद भी 20 से 25 गाँव में जाके हर दरवाजे हर घर जाके लोगों से मिला और लोगों को बताया कि जब पंजाब और दिल्ली के लोगों को 24 घंटे और सस्ती 200-300 यूनिट में बिजली मुफ्त मिल सकती है, तो हरियाणा वासियों को क्यों नहीं मिलती। तो लोगों का इस कभी मानना है कि हाँ, जब पंजाब के लोगों को मिल सकती है, दिल्ली के लोगों को 24 घंटे मिल सकती है, वो भी 300 यूनिट बिजली फ्री मिल सकती है, तो हरियाणा वालों को मिलनी चाहिए। जबकि हरियाणा में बिजली आए ना आए, बिल जरूर आते हैं। सबसे महंगी बिजली आज पूरे देश के अंदर हरियाणा में है और इस बात से हरियाणा के लोग त्रस्त हैं और वो भाजपा को उखाड़ कर फेंकने के लिए तैयार हैं। कौशल जी, बात की जाए 9 साल सत्ता में भाजपा को हो गई। पृथला विधानसभा के वर्तमान में विधायक है नंदपाल रावत, चेयरमैन भी हैं, सत्ता का संरक्षण प्राप्त है, सत्ता सुख भोग रहे हैं। किस तरीके से 4 वर्ष का उनका शासनकाल हो चुका है, क्या कहना चाहेंगे? किस तरीके से उनके इस 4 वर्ष के शासनकाल को लेकर कहना चाहेंगे आप? क्या वास्तव में जिन सुविधाओं के लिए जनता ने उनको चुना था, क्या उन सुविधाओं का अभाव क्षेत्र में दिखाई नहीं पड़ रहा है? देखिए, अगर मैं बात करूं वर्तमान विधायक जी की, तो सुविधाओं को लेकर तो जनता ने विधायक जी को नहीं चुना था। वो तो एक उनका इमोशनल टच था, उनकी टिकट कटी इसलिए लोगों ने भावनात्मक रूप से उनको चुना था। लोग आज मानते भी हैं कि ये एक उनसे गलती हुई है। दूसरा, पृथला क्षेत्र के विकास में मुझे लग रहा है कि पिछले 8 साल 9 साल लगभग भाजपा सरकार को हो गए हैं। 9 सालों के अंदर ना तो पृथला क्षेत्र के अंदर किसी भी नए रोड का निर्माण हुआ है, ना कोई नया यूनिवर्सिटी बनी है, ना कोई नया स्कूल बना है। पिछले करीब 13 सालों से फतेहपुर के अंदर एम्स की एक ब्रांच, जिसका 13 साल पहले उद्घाटन हुआ था, वो आज तक 4 दीवारी करके छोड़ दी गई है और उसमें अंदर जोड़ बना हुआ है। बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं। बहुत से लोगों ने, सामाजिक लोगों ने काफ़ी प्रयास किए हैं उसको बनवाने के लिए, लेकिन उसमें कोई आगे उसका कार्य प्रगति पर नहीं है, ज्यों का त्यों पड़ा हुआ है। मेरा मानना यह है कि विकास के तौर पर पृथला आज हरियाणा का सबसे पिछड़ा हुआ विधानसभा क्षेत्र है। सड़कें यहाँ की सबसे खराब, शिक्षा व्यवस्था यहाँ की खराब, स्वास्थ्य व्यवस्था यहाँ की खराब, यातायात व्यवस्था यहाँ की खराब और इतना बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया होते हुए भी बेरोजगार युवाओं की संख्या सबसे ज़्यादा। पृथला हरियाणा का, क्या मैं कहूँगा, पूरे देश का ऐसा पहला क्षेत्र है जहां पर एक अध्यापक की नियुक्ति के लिए स्कूल के छोटे छोटे बच्चों को रोड पर आकर बैठना पड़ा, धरना देना पड़ा कि हमें हमारे स्कूल में अध्यापक चाहिए। यह बात परेड़ा खुर्द गांव की है। दूसरा, हीरापुर गांव के बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को अपने स्कूल पर ताला लगाना पड़ा क्योंकि उस स्कूल में अध्यापक ही नहीं थे। स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की बात करूं तो दुधौला में एक CHC बना हुआ है। उस CHC से 80 गांव जुड़े हुए हैं। उसके बाद जगह जगह पर PHC बनाने की मांग उठती रही है, लेकिन ना कोई विधायक ना सरकार कोई इस बात पर गौर नहीं फरमाता। आज किसी को छोटी से छोटी बीमारी हो जाए या कोई बड़ी बीमारी हो जाए, प्राइवेट हॉस्पिटलों की तरफ, प्राइवेट डॉक्टर की तरफ रुख करना पड़ता है और बड़ी बड़ी मोटी मोटी रकमें देकर वहाँ पर अपना इलाज कराना पड़ता है। यह एक बड़े दुख की बात है कि जो 4-5 चीज़ें जो सरकार की जिम्मेदारी बनती है,
शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, जी। यातायात, रोजगार, उस सब में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से विफल रही है। क्षेत्र के विधायक पूरी तरह से विफल रहे हैं। इनका मकसद किसी भी प्रकार से जनता का सेवा करना, क्षेत्र का विकास करना नहीं रहा। सब अपने-अपने जेब भर रहे हैं। कौशल जी, बात की जाए तो पिछला विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत गदपुरी पड़ता है, जहां पर गदपुरी में टोल सरकार द्वारा उनके षड्यंत्र के तहत जनता के सीने पर लाद दिया गया। वही सरकार के प्रतिनिधि जब विपक्ष में हुआ करते थे, इसे जजिया कर बताते थे। आप क्या कहेंगे? हाँ, बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा है आपने निकुंज भाई। मुझे याद है 2014 का जब चुनाव था, तो पलवल में कृष्णपाल जी की एक प्रोग्राम था। जी। उन्होंने नए अपने चुनावी कार्यालय का उद्घाटन किया था। तो उसके बिल्कुल सामने ही हमारे चुनावी कार्यालय का उद्घाटन था। तो उनके भाषण की आवाज़ हमारे पास तक आ रही थी। तब मैंने सुना था कृष्णपाल जी ने कहा था कि अपना तुमसरा में जो टोल टैक्स लगा जी। हुआ है, ये जजिया कर है, इसको हम जी। खत्म कर देंगे। शायद उनका पहला कार्यकाल भी पूरा नहीं हुआ था कि गदपुरी में नए टोल टैक्स का निर्माण कर दिया गया, और अभी पिछले साल, आज उसे करीब 1 साल 1 महीना हो गया उस टोल को चले हुए। वो टोल चल भी रहा है। उस टोल के चलने से पहले हमारे कई नेताओं ने, जी। चाहे वो हमारे क्षेत्र के पूर्व विधायक रहे हों या करंदलाल जी रहे हों, जो उसका विरोध भी किया। मैं मानता हूँ कि जो हमारे कांग्रेस के नेता हैं और किसान नेताओं का, हम भी उसमें शामिल थे, विरोध जायज़ था, करना चाहिए। हम आज भी टोल टैक्स के खिलाफ हैं। लेकिन हास्य फिर थोड़ा-सा ये बनता है कि जो हमारे क्षेत्र के पूर्व विधायक थे, उनके समय में वो टोल टैक्स बना। वो उस समय विधायक थे, और ऐसा नहीं है कि सरकार में नहीं थे। वो सरकार को समर्थन दिए हुए विधायक थे। उन्होंने जी। सरकार को समर्थन दे रखा था। उनकी उपस्थिति में, उनके सामने वो टोल टैक्स बना, तब तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। जब टोल टैक्स बनकर तैयार हो गया, तब राजनीति चमकाने के लिए वो टोल टैक्स के विरोध में उतरे। मेरा सवाल ये है कि जब आपके समय में टोल टैक्स बन रहा था, तब आप कहाँ गए थे? तब आपको नहीं पता था कि ये ज़मीन जहाँ पर टोल टैक्स बन रहा है, ये अवैध कब्ज़ा हो रहा है? अगर आपको इस बात का पता नहीं था, तो उसका आपकी मुझे आपकी हमें क्षेत्र की जनता को आपकी क्रेडिबिलिटी पे शक है जी। कि आपको पता क्यों नहीं चला? और आपको पता था, तो आपने बनने क्यों दिया? और आपने बनने दिया, तो अब ये ड्रामा क्यों है? निकुंज जी, हम आज भी टोल टैक्स के खिलाफ हैं, पहले भी टोल टैक्स के खिलाफ थे, और हमारी सरकार ने, आम आदमी पार्टी की भगवंत सरकार ने पंजाब के अंदर 14 टोल टैक्स अब तक बंद कर दिए हैं। आगे भी ये प्रक्रिया जारी रहेगी। हम नहीं चाहते कि बार-बार इस महँगाई के दौर में बार-बार जनता की जेब पर बोझ पड़े, क्योंकि महँगाई इतनी है, आमदनी कम है। कौशल जी, टोल टैक्स की बात की जाए तो टोल टैक्स के लगने के बाद किन-किन समस्याओं का सामना पिछला क्षेत्र की जनता को या आसपास के क्षेत्र की जनता को करना पड़ रहा है? इंडस्ट्री के तौर पे मैं कहूँ तो इंडस्ट्री भी का आना भी इधर काफ़ी कम हो गया है, जी। क्योंकि बड़े-बड़े ट्रक वहाँ से आते हैं। लोग भी उधर से आते हैं, तो कहीं न कहीं एक टोल एक बैरियर का काम करता है, एक बाधा का काम करता है, तो काफ़ी फ़र्क पड़ा है। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पे फ़र्क पड़ा है, यहाँ के जो क्षेत्र का विकास है उस पे फ़र्क पड़ा है। ये इस टोल की ज़रूरत ही नहीं थी। जब पीछे अपना बदरपुर बॉर्डर पे टोल है, जी। पीछे इधर कोसी बॉर्डर पहुँचा दिया, तो केएमपी पे। केएमपी पे टोल है, इतने सारे टोल। आप फरीदाबाद पलवल डिस्ट्रिक्ट देखिए निकुंज भाई, फरीदाबाद से आप गुड़गाँव जाओगे तो जी। टोल, दिल्ली जाओगे तो टोल, पलवल आओगे तो टोल, सोहना से होते हुए गुड़गाँव जाओगे तो टोल, चारों तरफ टोल ही टोल है। मतलब सरकार को टोल टैक्स वाली सरकार भी आप करार दे सकते हैं। बिल्कुल, इसको तो टोल टैक्स वाली सरकार ही का, बल्कि जजिया। जजिया कर हटाने वाले आज जजिया कर वाली सरकार बन गए हैं। कौशल जी, बात की जाए भाजपा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती है, लेकिन देखा जाए तो पलवल जिले में अनगिनत मामले ऐसे हैं, रोजाना बेटी और महिलाएं गायब हो रही है, लापता हो रही हैं, उनका कहीं पता नहीं चल पा रहा। क्या अंदेशा लगाते हैं? क्या क्या षड्यंत्र इसके पीछे है? अभी आपने कहा कि भाजपा ने नारा दिया था पढ़ाओ बेटी बचाओ, जी। लेकिन बेटी पढ़ाओ, लेकिन बेटी बचाओ किससे? भाजपाइयों से। जी। आज सबसे ज़्यादा अगर रेपिस्ट हैं, तो भारतीय जनता पार्टी में हैं। जी। कई बड़े नाम भी हैं, चाहे वो चिन्मयानंद स्वामी का नाम आ रहा हो, या बृजभूषण का नाम आ रहा हो, या किसी और का। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इन बड़े-बड़े मामलों में उलझे हुए हैं, और उन सब को लेकर प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी के मुँह में दही जमी हुई है, कुछ बोलने को तैयार नहीं है। रही बात पलवल की, तो पलवल में आए दिन कोई ना कोई घटनाएँ ऐसी होती है, जब अखबार में हम पढ़ते रहते हैं, अपना यूट्यूब जी। पे मतलब सोशल मीडिया पे देखते रहते हैं कि आज 21 वर्षीय युवती गायब, आज 16 वर्षीय युवती गायब, 18 वर्षीय युवती गायब। तो ये कहीं न कहीं सरकार का जो प्रशासनिक कमज़ोरी का अंदेशा इस बात से लगता है कि सरकार का डर, प्रशासन का डर ही लोगों में नहीं रहा, इससे इस प्रकार की घटनाएँ रोज़ बढ़ती जा रही हैं। कौशल जी, बात की जाए
पूरे देश में एक माहौल चल पड़ा है, पूरा देश की सियासत गरमाई हुई है इन दिनों। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के सुपुत्र उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म को लेकर जो टिप्पणी की है, सनातन धर्म की तुलना डेंगू मलेरिया जैसे अ, बीमारियों से की है, जिसको लेकर के देश भर में उबाल है। हिंदू समाज सड़कों पर उतरा है। क्या कहेंगे? आपकी गठबंधन, इंडिया गठबंधन की जो है सरकार है, इंडिया गठबंधन के वो सहयोगी भी हैं। सनातन धर्म तो ये भी कहता है कि जो पाप करे, दुष्कर्म करे, उसको उसके खिलाफ जी, हमें बोलना चाहिए। जी, तो क्यों नहीं नरेंद्र मोदी जी ब्रिजभूषण शरण के खिलाफ बोल रहे? जी, क्यों नहीं नरेंद्र मोदी जी और भाजपा ये चिन्मयानंद स्वामी के खिलाफ बोल रहे? जी, क्यों नहीं ये अपना वो टैनी, विजय मिश्रा टैनी, जिसने 5 जी। किसानों को 5 किसानों को सड़क पे रौंदा, वो हत्यारा ही तो है। क्यों नहीं उसके खिलाफ सनातन धर्म में लिखा है ना ये बात? नहीं, मेरे तो सवाल, क्यों आप सनातन धर्म नहीं के मैं खिलाफ जो टिप्पणी की है, हुँ। आप उसका समर्थन करते हैं, आप उसके विरोध में हैं? देखिए, ये हो सकता है उसका, मुझे नहीं पता किस कॉन्टेक्स्ट में उसने बात जी, कही है। मैं ये मानता हूँ इस देश में बहस का मुद्दा शिक्षा होनी चाहिए, जी, स्वास्थ्य होनी चाहिए, युवाओं का रोज़गार होना चाहिए, बिजली होनी चाहिए, पानी होनी चाहिए, यातायात की सुविधाएँ होनी चाहिए। क्योंकि देश जब विकास करता है तो देश के विकास करने में इस पाँचों चीज़ों का अहम योगदान होता है। एक शिक्षित व्यक्ति, स्वस्थ व्यक्ति, रोज़गार विहीन व्यक्ति जी। ही देश की अर्थव्यवस्था का आधार बन सकता है। तो इन मुद्दों पर चर्चा होनी कौशल जी, चाहिए। अभी आपने बात की कि रोजगार इत्यादि मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए, जबकि बात की जाए तो धर्म की बात हो रही है। क्या मानकर चले सरकार धर्म पर राजनीति कर रही है? भाजपा के पास है ही क्या इसके अलावा? जी, मैंने आज तक भारतीय जनता पार्टी के एक भी नेता को, चाहे वो प्रधानमंत्री हो या बूथ का कार्यकर्ता हो, एक भी नेता कार्यकर्ता को ये कहते नहीं सुना कि हम शिक्षा के लिए जी, ये काम कर रहे हैं। एक भी व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी के को मैंने ये कहते नहीं सुना कि हमने इतने अस्पताल खोल दिए। एक भी व्यक्ति ने आज तक ये नहीं कहा कि हमने इतने करोड़ लोगों को रोजगार दे दिया। 2014 में 2 करोड़ प्रतिवर्ष रोजगार देने के वादा करके आए थे। जी, करीब 9 वर्ष हो गए, साढ़े 9 वर्ष हो गए, यानी कि 19 करोड़ रोजगार देने थे। कितने दिए? 7 लाख। कितने परसेंट है? 0.33, 0.33% वादा था 20 करोड़ का 10 साल में। दिए कितने? 7 लाख। क्या दिए? हरियाणा के अंदर, आज हरियाणा की मैं बात करूं निकुंज जी, तो हरियाणा पूरे प्रदेश में 34 पॉइंट समथिंग के साथ सबसे बड़ा जी। बेरोजगारी प्रदेश है। और सरकार किसकी है? पिछले 10 सालों से भाजपा की सरकार है। तो किसका फेलियर है? भारतीय जनता पार्टी का फेलियर है। कौशल जी, बात की जाए अभी हाल ही में इंडिया अलायंस बना, आपकी पार्टी भी शामिल है। चर्चा चल रही है, चल चुकी है, अब देश में एक माहौल कायम हुआ है। सरकार संविधान के तहत देश का नाम इंडिया से बदलकर भारत करने जा रही। क्या मानकर चलें, क्या इंडिया अलायंस से घबराकर सरकार ये कदम उठाने जा रही है? बिल्कुल, हम तो ये मानते हैं, क्योंकि 9 साल से प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। उससे पहले तो इनके दिमाग में बात नहीं आई। अब इंडिया से बदल के भारत कर लो, रहेगा तो भारत ही। जी, हम तो सबसे, जब भी कहीं बोलते हैं भारत माता की जय पहले बोलते हैं। जी, जी, हमारे लिए तो भारत भी वही है, इंडिया भी वही है। इनके लिए अलग होगा, इनकी नज़रों में अलग होगा। हमारे लिए तो इंडिया भी वही है, भारत भी वही है, तो हमारा हिंदुस्तान भी वही है, देश भी वही है। उतना ही प्यार हमें भारत सबसे है, उतना ही इंडिया सबसे है, उतना हिंदुस्तान से है। क्यों? क्योंकि हमारी माँ एक है, हमारी भारत माता एक है। कौशल जी, बात की जाए पृथला विधानसभा की, आम आदमी पार्टी की सरकार सूबे में आती है या पृथला विधानसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी का जो है प्रत्याशी को सेवा करने का मौका मिलता है, तो क्या मूलभूत सुविधाएं जनता को प्रदान करने की बात करेंगे? आम आदमी पार्टी का क्या विजन है पृथला विधानसभा क्षेत्र के विकास को लेकर? बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। पहले तो मैं आपके सवाल से अगर शब्द हटाना चाहूँगा। जी, 2024 के अंदर हरियाणा में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। पूरी तरह से आश्वस्त पूरी हैं। तरह से आश्वस्त हूँ, विश्वस्त हूँ, क्योंकि जी, मैं जनता के बीच में रहता हूँ, रूट लेवल पे जी, काम जी, करता हूँ, लोगों के बीच में रहता हूँ। तो लोगों की जो भावनाएँ हैं, उसे मैं समझता हूँ, उनको पढ़ता हूँ, और लोगों की भावना ये कहती है कि एक मौका तो केजरीवाल को बनता है। जी, केजरीवाल दिल्ली और पंजाब में अच्छा काम कर रहा है, हरियाणा के अंदर भी अच्छा काम करेंगे। जी, हम हरियाणा के लोग, हरियाणा में और पृथला क्षेत्र की बात आप कर रहे हैं। पृथला में सबसे पहला मुद्दा जो हमारा रहेगा, हम पे जो काम करेंगे, सबसे पहले हम स्कूलों के ऊपर करेंगे। हम हर गाँव के अंदर अच्छे से अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर वाला स्कूल बनाएँगे, जिसके अंदर अमीर का बच्चा भी पढ़ सके और गरीब का बच्चा भी पढ़ सके। शिक्षा में समानता हो, वन नेशन वन इलेक्शन, वो वन नेशन वन एजुकेशन। हम चाहते हैं कि ऐसे स्कूल क्षेत्र के अंदर बनाएँ, गाँव-गाँव के अंदर बनाएँ, जिसमें एक
रईस का बच्चा भी पढ़े और एक मजदूर का बच्चा भी पढ़े, जिसमें एक सरकारी अधिकारी का बच्चा भी पढ़े और एक मजदूर किसान का भी बच्चा पढ़े, जिसमें एक प्राइवेट में अच्छे लेवल पर काम करने वाले आदमी का भी बच्चा पढ़े और मजदूरी करने वाले का भी बच्चा पढ़े, दोनों में एक स्कूल में पढ़े। ऐसी शिक्षा व्यवस्था, ऐसे स्कूल हम अपने क्षेत्र में बनाने का काम करेंगे। दूसरा, जो सबसे बड़ा और उससे भी बड़ा मुद्दा है स्वास्थ्य सुविधाओं जी। का। हम हर गांव के अंदर मोहल्ला क्लिनिक बनाएंगे, जिसके अंदर एमबीबीएस डॉक्टर बैठेंगे, नर्स बैठेंगी, सारी दवाइयाँ वहाँ मिलेंगी, लगभग सारे टेस्ट वहाँ होंगे। अगर कोई टेस्ट वहाँ नहीं होता है तो उसी उनकी रिकमेंडेशन पे वो टेस्ट हमारे सरकारी अस्पताल में किए जाएंगे। तीसरी जो है, हमारा क्षेत्र इंडस्ट्रियल क्षेत्र है। जी। हम यहाँ पर ये लागू करेंगे कि हम सबसे ज़्यादा रोजगार हमारे युवाओं को उनकी काबिलियत के अनुसार, जैसी जिसकी काबिलियत, जैसी जिसकी योग्यता, ऐसा उसको रोजगार दिया जाए। चौथा, क्षेत्र की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है ट्रांसपोर्टेशन। जी। ट्रांसपोर्टेशन के नाम पर सड़कें बहुत खराब हैं, सड़कों को दुरुस्त किया जाएगा, जिसको चौड़ा करने की जरूरत है चौड़ा किया जाएगा, जिसको दुरुस्त करने की जरूरत है दुरुस्त किया जाएगा। और ये क्षेत्र पूरा ग्रामीण क्षेत्र है, हाईवे के इधर भी क्षेत्र है, इधर भी क्षेत्र है, लेकिन इस क्षेत्र में ट्रांसपोर्टेशन की, सरकारी परिवहन की सुविधाएं बिल्कुल नहीं है। मैं आपके माध्यम से अपने क्षेत्र के लोगों को बताना चाहता हूँ कि अगर हमारी सरकार आई, हमारी सरकार आएगी, हमारी सरकार बनते ही हर गांव के लिए सरकारी बस चलाने का काम हम लोग करेंगे, जिससे कि इनको अपने निजी व्हीकल, जो अपने अपने काम पर जाने के लिए बाइक, कार आदि चलाकर जो अतिरिक्त खर्च उठाना पड़ रहा है, ये बिल्कुल कम हो जाएगा। सरकारी बसें जो अच्छी होंगी, नियमित रूप से चलेंगी, नियमित फेरियां उनकी होंगी, वो सरकारी बसें चलाकर यातायात को ठीक करने का काम किया जाएगा। कौशल जी, एक आखिरी सवाल। बात की जाए, सरकार ने एक नया राग छेड़ दिया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री ने भी उसका समर्थन किया। वन नेशन वन इलेक्शन, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कितना कितने इलेक्शन करा लो क्या फर्क पड़ता है। हम कहते हैं वन नेशन वन एजुकेशन, जी। वन नेशन वन इलाज। ट्रीटमेंट। आज आज दो तरह की शिक्षा दी जा रही है, जी। एक दून और एक धूल। दून शिक्षा वो है जो बड़े बड़े प्राइवेट स्कूलों में, 5 स्टार होटल जी। जैसे स्कूल है, उनमें रईसों के बच्चे पढ़ते हैं। गरीब का बच्चा कहाँ पढ़ता है? सरकारी स्कूल में, जहाँ टाट है, ना पट्टी है, ना डेस्क है, ना बेंच है, ना पंखा है, ना बिजली है, ना मास्टर है, कुछ भी नहीं है, लेकिन वो उस मजबूरी में उसे अपने बच्चा वहाँ पढ़ाना पड़ रहा है। हम चाहते हैं कि देश के अंदर वन नेशन वन एजुकेशन लागू हो। हम चाहते हैं कि अगर कोई देश का कोई व्यक्ति बीमार हो तो उसे वही इलाज मिले जो हमारे एक रईस आदमी को, हमारे जो बड़े अधिकारी के, बड़े नेता के बच्चों को मिले, वही इलाज गरीब आदमी को मिले। अगर वन नेशन वन इलेक्शन फार्मूला लागू होता है तो फिर क्या होगा? जिसकी सरकार बन गई वो 5 साल के लिए बिल्कुल निश्चिंत हो जाएगा, चाहे सेंटर में हो या स्टेट में हो। छोटी पार्टियां बिल्कुल खत्म हो जाएंगी। अब तो क्या है कि सेंटर में मान लो बीजेपी की सरकार है, बीजेपी को और जगह चुनाव लड़ना है, जी। तो ये बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल में रखते हैं, क्योंकि आगे चुनाव में जाएंगे, जनता सवाल पूछेगी, जनता का जवाब देना पड़ेगा, नहीं तो वोट नहीं देंगे। अगर ये कर दिया वन नेशन वन इलेक्शन, तो 5 साल के लिए बेकाबू, एक बार चुनाव हुए तो 5 साल बाद ही होने हैं, या फिर राष्ट्रपति शासन लगेगा। तो वन नेशन वन इलेक्शन नहीं होना चाहिए। लोग बात करते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन, उससे बहुत सारा पैसा जी। बचेगा। मैं कहता हूँ पैसा बचाने के बहुत सारे तरीके हैं। करप्शन कम कर दो, इतनी लीकेज है वो कम कर दो, लीकेज कम हो जाएगी, उससे ज़्यादा पैसा बच जाएगा। कितना पैसा मानते हैं आप? 1 लाख करोड़, 2 लाख करोड़, 3 लाख करोड़, 4 लाख करोड़ इलेक्शन में इतना ही खर्च होता होगा। उतने तो इन लोगों के करप्शन में कम हो जाएंगे। उतने तो हमारे मोदी जी ने अकेले अडानी के 11.5 लाख करोड़ रुपए कर्जे माफ कर दिए, 2.5 लाख करोड़ के जीएसटी माफ कर दिए। वो मत करो, क्या जरूरत है करने की? एक ही व्यक्ति की जरूरत क्या करने की? हमारे तो नहीं किए, हमारे तो हम पे भी लोन है, हम पे तो नहीं किए। कौशल जी, अंत में बात की जाए, कौशल शर्मा ततारपुर के राजनीतिक करियर की, कहाँ से शुरुआत हुई? कौशल ततारपुर कैसे राजनीति में आए और आम आदमी पार्टी का दामन थामा? क्या कारण रहे जो एक गांव का सामान्य सा नागरिक कौशल ततारपुर आज हरियाणा प्रदेश की राजनीति में आज अपनी एक अहम भूमिका रखता है? आखिर कहाँ से कौशल ततारपुर राजनीति में आए? निकुंज भाई, 2011 में मेरे पास जॉब नहीं थी जी। और मेरी उम्र करीब 23 साल रही होगी, 23-24 साल। तो अखबारों में पढ़ते थे, टीवी में देखते थे कि अन्ना जी एक भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन को लिए जंतर मंतर बैठे हैं। उसके बाद बाबा रामदेव का आंदोलन चला,
मैं मुझे अच्छी खासी जॉब मिल गई। मैं एक एमएनसी कंपनी में अच्छी खासी पोस्ट पे काम कर रहा था। 2012 में फिर से आंदोलन शुरू हुआ और देश के अंदर एक जुनून था, देश के युवाओं के अंदर जुनून था कि भ्रष्टाचार के खिलाफ हमें लड़ना है। उस आंदोलन से शुरुआत हुई, आंदोलन से पार्टी बनी, पार्टी से फिर संगठन के हिस्सा बने। दिल्ली में चुनाव हुआ, दिल्ली चुनाव में अपनी सहभागिता निभाई। हरियाणा के अंदर संगठन बना, हरियाणा के अंदर संगठन में सबसे पहले पृथला क्षेत्र का अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली। उसके बाद प्रदेश में अपना जिले में सचिव की जिम्मेदारी मिली, फिर प्रदेश में प्रवक्ता की जिम्मेदारी मिली, फिर जिले के अंदर पलवल जिले का अध्यक्ष बनाया गया। उसके बाद अब प्रदेश में उपाध्यक्ष यूथ की जिम्मेदारी मिली है। ये मेरा राजनीतिक सफर रहा है। बाकी मेरे दादा किसान थे, जी पिताजी अभी अभी 2-3 महीने पहले सरकारी सेवाओं से निवृत्त हुए हैं। छोटा भाई मेरा जॉब करता है, मैं भी छोटा मोटा काम अपना धंधा करता हूँ। सामान्य सा परिवार है, सामान्य से परिवार के बच्चे हैं, ना कोई राजनीतिक बैकग्राउंड है, ना कोई राजनीतिक कितना बड़ा नाम है। हमें तो अपने आपको बताना पड़ता है कि हम ये लोग हैं, कौशल सामान्य जी, से परिवार के लोग हैं। आपने बात की अन्ना आंदोलन से और रामदेव जी के आंदोलन से देश में एक चिंगारी भ्रष्टाचार के खिलाफ फैली। बात की जाए उस समय सरकार कांग्रेस की थी, 2014 में चुनाव हुए। अ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ देश के लोगों ने मत देकर भाजपा को चुना। क्या कौशल भी उन लोगों में से थे? कौशल की मंग में भी एक उमंग थी भारतीय जनता पार्टी के प्रति, बदलाव के प्रति? बिल्कुल थी। जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी ने उस समय वादे किए थे कि 2 करोड़ रोजगार हर वर्ष युवाओं को दूंगा, 100 दिन में काला धन वापस लाऊंगा, 100 दिन में महंगाई कम कर दूंगा, हर परिवार को 15 लाख मिलेंगे। तो लगा था कि यार एक बंदा कुछ कर सकता है। लेकिन जो हुआ वो सबके सामने है। ना तो काला धन वापस आया, इवन काला धन रखने वालों के नाम भी सामने नहीं आए। कौशल जी, भाजपा से जुड़े तो नहीं, भाजपा की तरफ मोह था। मोह होते 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 आम आदमी पार्टी की तरफ कैसे डाइवर्ट हुए? नहीं, हमारा राजनीतिक जन्म ही आम आदमी पार्टी से हुआ है। जी वो कभी भाजपा की तरफ नहीं था। बस ये जी, था कि दिलचस्पी थी। भाजपा, नरेंद्र मोदी जो कहते थे कि भाई ये करेंगे, तो लगता था कि यार ये मोदी जी से प्रभावित थे। बंदा कर सकता है। लेकिन कभी भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ ना वोट किया, जी ना जीवन में करेंगे। अपने बच्चों से भी कह के जाऊंगा कि अपना भारतीय जनता पार्टी को की तरफ कभी जाना ही नहीं, क्योंकि ये वो पार्टी है जो धर्म की आग में हमेशा जलाने का काम करती है। इसका ना कोई एजेंडा है, ना मिशन है, ना कोई विजन है। इनके पास कोई विजन नहीं है, ना कोई मिशन है। आज तक इन्होंने बताया ही नहीं क्या विजन है। आम आदमी पार्टी को ही क्यों चुना आपने? आम आदमी पार्टी एक उस विचारधारा का नाम है जो गरीब और बिल्कुल जमीन से जुड़े व्यक्ति के बारे में सोचती है। 75वां अमृत वर्ष, 75वां साल आज़ादी का अमृत वर्ष हम जी मना रहे हैं। आज भी मैं देखता हूँ कि इलाज के लिए लोगों के पास पैसे नहीं है। आज भी मैं देखता हूँ कि बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिल रही। आज भी मैं देखता हूँ कि पैसे के अभाव में गरीब आदमी बिना इलाज के दम तोड़ रहा है।